नमस्कार भाइयों बहनों साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा सही होंगे। आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा काफ़ी खास रहेगा हरियाणा वालों के लिए स्पेशली। और हम ये भी जानेंगे कि सपोज़ ये जैसा आप देख रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। और इस पे लिखा हुआ है कि पंचकुला नामक जगह पर है HPSC का ऑफिशियल जो आपका ऑफिस है मेन डिपार्टमेंट का, वो वहाँ पर है। वहीं से ही ये कमीशन ऑपरेट करता है और पूरे राज्य भर में रिक्रूट करवाने का काम करता है। आप समझ सकते हैं, एक जगह ऑफिस बनाया और पूरे राज्य भर में ये संभालते हैं, जॉब्स देने का काम करते हैं। तो हम उसी के बारे में जानकारी लेंगे कि HPSC पंचकुला जगह से इस बार का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है आपका जॉब्स के लिए। बहुत सारे पोस्ट इस बार निकाले हैं HPSC ने। कितने हैं भाई ये पोस्ट हैं 121। टोटल 121 लोगों को यहाँ से जॉब मिलने वाली है। तो हम ये भी जानेंगे, पहले तो आप देख लीजिए हरियाणा से निकालिए। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत राज्य हरियाणा के सब लोग तो एलिजिबल रहेंगे ही, क्योंकि जॉब ही वहीं का है और वहीं का स्टेट गवर्नमेंट ये जॉब निकाल रहा है। दूसरी बात ये है कि क्या इस जॉब में दूसरे राज्य के लोग एलिजिबल रहेंगे। सपोज आप भारत देश में रह रहे हैं और आप किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं हरियाणा को छोड़कर, तो क्या आप लोग एलिजिबल हैं इस जॉब पर। तो इसके बारे में काफ़ी जानकारी इंपॉर्टेंट जो भी रहेंगी वो आपको सारी बताई जाएंगी। नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और क्या सैलरी दे रहे हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं, वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर एग्जाम होगा, आपको बता दूँ। वो एग्जाम जो होगा उसका पैटर्न क्या रखा है, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, सारी चीज़ें आप जान लेंगे। सैलरी के अलावा क्या फ़ायदे मिलेंगे वो भी जान लेंगे। मतलब कि नोटिफिकेशन को पूरा खंगाल लेंगे, पूरा एक एक चीज़ को ढूंढ डाल के निकाल के आपको सारी जानकारी आपके सामने रख देंगे कि भाई इस बार का ये है आपके इस जॉब पर। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा आप सभी लोगों को। और रही बात इसके नोटिफिकेशन की, तो वो उसकी चिंता आपको करनी ही नहीं है, वीडियो के नीचे आपको दी गई है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए HPSC के पंचकुला के आपको नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का हो चुका है, ये ब्राउन था अभी पिंक हो गया। और पिंक में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये तीन ऑप्शंस। आप इनमें अनाउंसमेंट्स में देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर दिख जाएगा, नहीं तो आप एडवर्टाइजमेंट वाले पे भी जाकर देख सकते हैं। जैसे मैं अभी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करूँ तो मेरे को यहाँ से नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आप देख सकते हैं ये इन्होंने नोटिफिकेशन 58 नंबर का है, 2023 का ये 58वां नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है। एंड अदर अलाइड सर्विसेज 2023 में ये कह रहे हैं 1/12 से एक्टिव कर देंगे लिंक को, यानी 1/12 से ये अपना वहाँ से बटन चालू कर देंगे और वो लिंक आपका ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप फॉर्म भर सकेंगे। समझ रहे होंगे, ये ऐसा करने वाले हैं 1/12 को। आप सभी लोग रेडी रहना। चलिए आगे चलते हैं, हम इस नोटिफिकेशन को जान लेते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बेस नंबर 1 से 10 ब्लॉक B सेक्टर 4 पंचकुला जगह पर है ये। और कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 58 2023 में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज। अलाइड सर्विस मतलब उसके उससे मिलते जुलते सर्विस जो इनके साथ अलाइड है। समझ रहे होंगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात कर ले तो 17/11 से फॉर्म 17/11 को ये नोटिफिकेशन आया। हम जैसे आज 18 में डिस्कस कर रहे हैं इसको और ये 17 को आ गया था। 1/12 से फॉर्म चालू करा के ये आपके 21/12 को क्लोज कर देंगे। आप समझ रहे होंगे कि आपको टोटल 3 वीक का समय मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतर समय रहेगा आपको फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। एक लिमिटेड समय रहेगा। चलिए हम आगे जानते हैं और क्या बता रहे हैं नोटिफिकेशन के अंदर। दूसरा कह रहे हैं कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल। सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेना आप सभी लोग, मतलब आप सभी लोग एलिजिबल हैं या नहीं ये देख लेना। चलिए भाई इसमें आगे और देखिए क्या बोल रहे हैं। द कमीशन, ये आपके देखिए एग्जाम आपका यहाँ पर मेन रिटर्न एग्जाम होगा। इसका एक एग्जाम का नाम है यहाँ पर मेन रिटर्न एग्जामिनेशन। ये एग्जाम हो जाएगा और इस एग्जाम के बाद ये एग्जाम आप लोग को पास करने के बाद एक इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के बाद एक पर्सनैलिटी टेस्ट देंगे और उसके बाद आपका ये DV कर देंगे। DV मतलब सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, आपके 10th 10 के और 12 के आपके मार्कशीट्स। इसके अलावा आपकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं फॉर्म के अंदर वो सारे ये ओरिजिनल में देखेंगे आपसे, जहाँ भी ये बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पर। ये सब चेक करने के बाद इंटरव्यू ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद DV के समय पे ये आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अगर वहाँ पर आप एलिजिबिलिटी में फेल होते हैं तो वहाँ से आपका
कैंडिडेचर मतलब हो जाता है जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी पूरी जानकारी के साथ उसको भले ही उसने गलत दे दियो तो उसको कैंसिल करके जॉब से हटा देते हैं, इसको बोलते हैं कैंडिडेचर। बात कर लें हाउ टू अप्लाई में मैं बता देता हूँ। इसमें मैं आपको अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, आप वेट करेंगे 1/12 तक, 1/12 यानी कि 1 तारीख 12 यानी दिसंबर में 2023 तक आप वेट करेंगे तभी फॉर्म आएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी फिजिकल मोड में कहीं भी पंचकुला मत पहुँच जाना है HPSC के वहाँ पर, यानी HPSC के मेन ऑफिस में पंचकुला जाकर पहुँच जाए लोग कि भाई हमें फॉर्म दे दो, आपने जॉब निकाली है ऑनलाइन, तो ऐसा मत करना। और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन में आपको बता दूं 11:55 तक का समय रहेगा, यानी 5 मिनट पहले ही 22 तारीख के 5 मिनट पहले ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उस काम का समय ख़त्म हो जाएगा, ये आपको समझ आ रहा होगा। फैसिलेशन काउंटर अवेलेबल कराया है। फैसिलेशन काउंटर ये रहता है अगर मान लीजिए आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, किसी भी कैंडिडेट को अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो यहाँ पर इन्होंने एक नंबर दिया है 1800 इस पर आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, या फिर आप बताएं कमेंट में, आपको फॉर्म भरवा देंगे। ईमेल आईडी में आप देख सकते हैं, ईमेल आईडी इन्होंने दे दिया ऑन एनी वर्किंग डेज बिटवीन सुबह में 10 से 18, यानी 10 से 18 यानी कितने हो गए, 6 2 8 घंटे काम करते हैं वर्किंग डेज के अंदर, ठीक है भाई। वर्किंग डेज में आप इसमें आप ये समझ लो, आप इसमें संडे तो हटा ही लो, सैटरडे का आप कंफर्म नहीं मान सकते, यानी कि 5 डेज तो आपके पास है ही हफ्ते में। नेम एंड कैटेगरी वाइज 121 पोस्ट हैं जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के हैं, यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अलाइड सर्विसेज भी रहेंगे इसमें। अलाइड मतलब इसके ही जुड़े हुए सर्विस रहेंगे, अलाइड तो आप समझते ही होंगे इतना। HCS and other allied services examination will be conducted in accordance with the provisions contained in HCS। 2018 में इसका रूल बना दिया इन्होंने गवर्नमेंट में, और एड अमेंडेंट अप टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, और जो भी वही सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है इसमें। as are in force up to the डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। कैटेगरी वाइज हम वैकेंसियाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले आप पोस्टों के नाम देख के घबराना मत कि ये HCS क्या है, DSP क्या है, ETO और DFSC और ARCS ये सब क्या है भाई, हमें तो पहली बार ये शॉर्ट फॉर्म में पोस्टों के नाम सुन रहे हैं, इनके नाम से हमें पता ही नहीं लग रहा है पोस्टें क्या है। तो इसी टेबल के नीचे इन्होंने ये भी दे दिया है इस पोस्ट का पूरा नाम क्या है। तो ये बता रहे हैं, ये पोस्ट में आप बोल रहे हैं कि हम जनरल कैटेगरी से एक कैंडिडेट को लेंगे। BC कैटेगरी में आप देखिए, BC इनका बैकवर्ड कास्ट रहेगा, बैकवर्ड कास्ट में भी इनका ABC चल करके चलता है, हर राज्य में चलाते हैं, मतलब जो इनका बनाया हुआ है लोगों की आर्थिक जो भी स्थिति के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है गवर्नमेंट में। तो BCA में एक वैकेंसी दे रहे हैं, BCB वालों की, यानी बैकवर्ड कास्ट में अगर वो B कैटेगरी में है तो उसकी वैकेंसी नहीं है। EWS की एक वैकेंसी है। SC में इन्होंने वैकेंसी नहीं दी है इसके लिए, जो आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच में दे रहे हैं इस पोस्ट में। टोटल 3 वैकेंसी इसमें दे रहे हैं आपकी, और डिसेबिलिटी में एक दी है जो कि आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड में रहेगी, या फिर VH करके डिसेबिलिटी है, इसकी फुल फॉर्म आगे क्लियर होगी। DSP में आप देखेंगे तो DSP में 6 वैकेंसी, UR को 3 जा रही है, अनुसूचित जाति को 2 ऑफ हरियाणा, इस बात को याद रखना है, HRY मतलब हरियाणा है, अनुसूचित जाति हरियाणा के। तो मैं आपको बता दूं स्टेट जॉब जो भी होती हैं ऑलमोस्ट स्टेट जॉब में यही रहता है कि आपका रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलता है। सपोज आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सर्टिफिकेट्स नहीं है कास्ट रिजर्वेशंस में, तो आपके फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में उसमें आप कोई भी रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हैं, आपको फिर उसमें UR बन के फॉर्म भर के देना होगा। देखिए एक चीज़ और रहती है, रिजर्वेशन वालों का ये फ़ायदा रहता है कि वो UR से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन UR वालों को कोई ऑप्शन नहीं होता भाई। अब UR वालों के साथ ऐसा ही हो रहा है, अब यही हो रहा है, अब यही है सब। देखिए आगे इसमें और आगे बता देता हूँ। ETO में बोल रहे हैं कि 8 वैकेंसी, SC में 3, 4 BC के A में डाल दी इन्होंने, उनमें से एक इंक्लूडिंग 3 वैकेंसी ऑफ बैकलॉग। 3 इनकी वो हैं जो BCA के अंदर BC कैटेगरी के A वाले में A ग्रेड में इनकी खाली रह गई। समझ रहे हैं आप, ये 3 पहले की हैं जो आप भर रहे हैं क्योंकि वहाँ तब नहीं भर पाई थी इस कैटेगरी से। तो सारी वैकेंसियाँ मैं समझता हूँ आप लोग समझ लेंगे, डिसेबिलिटी वाले भी समझ लेना कि आपकी डिसेबिलिटी के हिसाब से कौन सी वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है भाई। चलिए इसमें थोड़ा और आगे आ जाते हैं हम। नेब तहसीलदार की भी वैकेंसी है, AEO की, और DFSO और TM जैसे कि पोस्टों की वैकेंसी आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो टोटल वैकेंसी 121 हो गई है टोटल में, और UR में 55 गई है, यानी अब देख सकते हैं लगभग लगभग ये आधे से कम, थोड़ा सा कम ही है,
की वैकेंसी यूआर में डाल दी। बाकी इन्होंने एससी को दी है, उसके बाद इन्होंने आपकी 19 और 7 ये एसटी और फिर बाकी सालों को दिया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है। एब्रीवेशन बता देता हूँ, HCS मतलब ये है हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। DSP मतलब हो जाएगा डेप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो डेप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्ट लेना चाह रहा है या जो भी कैंडिडेट, तो उसको बता दूं कि आपके लिए इन्होंने क्या बोला है, आपके लिए 6 वैकेंसी है, मतलब कि इन्हें पूरे हरियाणा राज्य में आपके 6 DSP चाहिए, डेप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये ETO मतलब एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, उसके बाद DFCSC ये पोस्ट है तो भाई काफ़ी बड़े बड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, और ARCS मतलब हो जाता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। अब इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं भाई। क्वालिफिकेशन तो मामूली जाने वाली है नहीं, क्योंकि पोस्टें आप देख ही रहे होंगे। मैं तो अंदर तक घबरा गया भाई, कैसे कैसे पोस्टर डाले इन्होंने। दूसरा कह रहे हैं AETO में बोल रहे हैं असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन, वही जो मैंने आपको बताया था। TM मतलब ट्रैफिक मैनेजर रहेगा। DFSO मतलब हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर, और यानी डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले में जो फूड और सप्लाईज होते हैं, यानी जो खाना और वो सब सप्लाई होता है ना, उसके ऑफिसर है। ठीक है भाई। AEO मतलब असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर रहेगा। और ए क्लास का नेब तहसीलदार भी ले रहे हैं। तहसीलदार का पोस्ट भी मामूली नहीं होता, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ से। दूसरा ये बोल रहे हैं कैटेगरी वाइज आप देखें तो जनरल और UR मतलब आप SC मतलब जहाँ देख रहे थे उनको अनुसूचित जाति कहा जाता है। BC मतलब बैकवर्ड कास्ट, A ऑफ हरियाणा, B ऑफ हरियाणा। ये ABC जो इनका चल रहा है ना, इसको आप जाके देखना है, इसके बारे में आपको मिल जाएगा अलग से, आप ब्राउजिंग करके देखें कि इन्होंने क्या बताया हुआ है कि कौन A में आ रहा है कौन B में आ रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअल में इसके बारे में डिटेल्ड में नहीं जानता। दूसरा आपको एक और चीज़ बता दूँ, ए एंड रेस्ट देखिए, बाकी सारे पोस्ट ग्रुप बी में जाएंगे, ग्रुप ए में सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट जाएगा। यानी अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो हरियाणा का सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच का पोस्ट ग्रुप ए में आ रहा है, बाकी सारे ग्रुप बी में आ रहे हैं, समझ रहे होंगे। यानी कि वही पोस्ट सबसे बड़ा है, उसके बाद ग्रुप बी वाले उससे छोटे हो जाएंगे। ठीक है भाई। डिसेबिलिटी वालों के लिए उन्होंने बता दिया है, अगर आप जैसे मान लीजिए कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है भाई। जैसे सपोज अगर आपको नहीं दिखता है, कम दिखता है, तो आपकी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होगी वो VH में आनी, VH होगी। OH मतलब हो जाएगा आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में, ये सब आएंगे। आपकी अगर इन सब में आ रहे हैं आप, तो आपका ये वाला डिसेबिलिटी होगा। यहाँ पर ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं। एग्ज़ाम का बोल रहे हैं कि हम एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम आपका जो है 11 यानी 11 में लेंगे। इसमें आपका प्री मेंस इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट और DV 5 तरह के स्टेज में एग्ज़ाम पूरा रिक्रूटमेंट हो रहा है। यानी इतना इतना ज़्यादा आपसे इधर उधर भगाएंगे, ये सब कराएंगे, फिर आपको जाकर जॉब देंगे, ये आप समझ लो। इन्होंने बोल दिया प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दो आप 11/11/2 में, यानी कि 2024 के दूसरे महीने के 11 तारीख में आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दो। मेंस का एग्ज़ाम आप दे दो 2024 के तीसरे महीने की लास्ट डेट में दे दो, और उससे एक दिन पहले, यानी कि 2 दिन लास्ट में आपके ले लेंगे मेंस में। और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट और वाइवा वॉइस करके जो होता है आपका, जो ओरली टेस्ट करवाते हैं, आपसे पूछते हैं आपको क्यों चाहिए जॉब, क्या करोगे, यही सब जानकारी, तो वो सब। इसमें कोई चेंज होगा तो आपको HPSC भी बता देगा, और मैं भी आपको बता दूंगा जब भी आएगा। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो प्री और मेंस विल बी हेल्ड एट सेंटर टू बी नोटिफाइड इन ड्यू। इन्होंने बोल दिया सेंटर अभी नहीं पता है कहाँ है, लेकिन हरियाणा में तो कंफर्म है सेंटर रहने ही है। दूसरे राज्यों के मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी जानकारी नहीं है उसके बारे में। हालांकि हम मान सकते हैं स्टेट जॉब है और 121 वैकेंसी आई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दो स्टेट में और हो सकता है एग्ज़ाम, दिल्ली UP आसपास के स्टेट में और हो सकता है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये कह रहे हैं 3 स्टेज में हो रहा है इन सब का एग्ज़ाम। जो मैंने आपको बताया ना कि 5 स्टेज, उनको इन्होंने 3 कैसे कर दिया, इन्होंने इंटरव्यू पर्सनैलिटी और वाइवा वॉइस जो था, इनको इन तीनों को इन्होंने एक मान लिया है, और प्रीलिम्स को 2 मान लिया, और मेंस को 3 मान लिया। इस तरीके से इन्होंने 3 तरह से डिवाइड कर दिया है। स्क्रीनिंग ओनली मतलब हो जाता है, वो स्क्रीनिंग करते हैं भाई आप इस लायक है भी नहीं कि नहीं, मतलब आपको ये जॉब मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम करा लेते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कौन लोग इस जॉब के लायक है। सिंपल सी बात है भाई। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ मल्टीपल, मतलब कि आपको
ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे और उसमें आपके ऑप्शन रख देंगे और कहेंगे आप इनमें से मतलब कहेंगे मतलब जो आपका पेपर में लिखा होगा कि आपको जनरल स्टडीज़ और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे दो पेपर रहेंगे 100 नंबर के, आपको ये पास करना होगा। ईच पेपर शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। तो काफ़ी सही समय है भाई, 100 नंबर में आपको 2 घंटे मिल जा रहे हैं, 100 नंबर में अलग से, यानी कि 4 घंटे में पूरा एग्जाम होगा, 2 2 घंटे के अंदर अलग अलग से। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन ये पेपर आपको दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर, और कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा। मतलब क्या है, ये 1/4 में नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है, 0.25 नेगेटिव में जा रहा है। और पेपर 2 सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग पेपर विद। पेपर 2 याद रखना सभी लोग कि ये एग्ज़ाम जो है वो पास करना जरूरी रहेगा। 33%, यानी कि 100 नंबर में से जो लोग 35 नंबर, 33 34 35 के करीब, 33 मत मानो, आपको अटका सकते हैं, 34 या 35 से ऊपर ले आओ तो आप सभी लोग यहाँ से पास हो जाओगे पेपर 2 में। उसके बाद ही ये लोग आपका पेपर 1 चेक करेंगे, उसके बिना चेक ही नहीं करेंगे, आप देख लेना। देखिए इन्होंने बोला है ना कि रिजल्ट जो है प्रीलिम्स का पेपर 1 के बेस पर ही बनेगा। पेपर 2 तो सिर्फ पास करना जरूरी है, पेपर 2 पास करने वालों का पेपर 1 चेक करेंगे और उसमें जो नंबर आएंगे उसके बेस पर आपका आगे बढ़ाएंगे, समझ रहे होंगे आप। तो इन्होंने बोल दिया पेपर 2 जो पास कर लेगा उसका पेपर 1 चेक हुआ। पेपर 1 में जो भी कैंडिडेट 100 में से जितने भी नंबर लाया, आप 30 लाएं 40 लाएं 50 लाएं जो भी लाएं, वही आपको आगे पहुंचाएंगे, मतलब कि वही आपको मेंस में भेजेगा, ठीक है भाई। अगर आप एक से ज़्यादा आंसर दे देते एक क्वेश्चन में तो वो आपका रॉन्ग आंसर माना जाएगा और आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन आपको 5 दे रहे हैं ये, इफ़ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन और ही शैल हैव टू डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल ए बी सी और डी। एंड इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन नॉन ऑफ द सर्कल इज आर डिडक्टेड। तो समझिए इन्होंने ये बोला है, अगर मान लीजिए आपने इफ शैल हैव टू डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल, आपने ए से डी तक में कोई भी एक सर्कल को डार्क कर दिया, और इफ नॉट अटेम्प्टिंग, और आपने एक नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, देन ही शैल हैव टू डार्कन ई सर्कल। इफ नॉन ऑफ द सर्कल इज डार्केंड 1/4 मार्क। मतलब आपको कह रहे हैं अगर आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं छोड़ना उसको, उसमें आपको ई ऑप्शन अलग से इन्होंने बनाया है, हर क्वेश्चन में आपका ई ऑप्शन रख दिया है, उस ई ऑप्शन के ना सर्कल को डार्क कर देना। ये OMR पे आपका एग्जाम ले रहे हैं, कह रहे हैं ई वाले ऑप्शन को आप डार्क करके आ जाओ वहाँ पे जाकर, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि आपका ये मान लिया जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे। अगर आप सारे ऑप्शन छोड़ देते हो तो वो ये लोग अटेम्प्ट नहीं मानते, आपने ऑप्शन छोड़ दिए तो ये समझेंगे आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, वो लोग ये समझ लेंगे। ये अलग ही लेवल का चल रहा है भाई, देख लो, ए से ई तक ऑप्शन दिए, ई ऑप्शन रख दिया इन्होंने कि नॉट अटेम्प्टिंग वाला, और किसी ने वो डार्क नहीं करा और क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके नंबर घटा लेंगे, समझ रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी मत करना कोई भी लोग। मोर देन 10% शैल बी डिसक्वालीफाइड। देखिए अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के अंदर 10% क्वेश्चन के अंदर भी अगर आपने किसी भी पांचों ऑप्शन में से सर्कल पे डार्क नहीं करा है ना, तो इसका मतलब आपका डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। 10% क्वेश्चन, जैसे कि 100 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं, सपोज मैं मान लूँ कि 100 मान क्या लूँ 100 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखा है। तो अगर मान लीजिए आपने 10% यानी 10 क्वेश्चन भी अगर कम्प्लीटली उनमें कुछ भी डार्क नहीं करा है, कम से कम 10 तो करिए ही करिए, अगर आपने नहीं करा है तो ये आपको डिस्क्वालीफाइड मान लेंगे।
देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये बोल रहे हैं मेंस में कितने लोगों को सिलेक्ट करेंगे, अभी लोगों का ये भी डाउट था ना। तो मेंस में ये लोग डायरेक्ट टॉप लोग, टॉप के कितने लोग, टॉप के 12 टाइम्स, यानी कि 120 के करीब वैकेंसियाँ हैं, तो हम देखें तो 1200 और 1400 के 1500, 1400 1500 के लगभग लोगों को ये आगे भेजेंगे आपके मेंस में। अपने फॉर्म्स में ना सर्टिफिकेट जो भी आपके होंगे ना कैटेगरी वाइज वो अपलोड जरूर करना। यहाँ पर आपको मेंस का सिलेबस बता देते हैं। प्रीलिम्स का कह रहे हैं कि अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने डाल दिया है, ऐसा कह रहे हैं, इज़ अवेलेबल, वो अवेलेबल है। दूसरा मेंस में बोल रहे हैं यहाँ पर 4 तरह के पेपर लेंगे। इंग्लिश का लेंगे 100 नंबर में, इंक्लूडिंग इंग्लिश में ऐसे भी करा लेंगे। हिंदी में भी हिंदी का ऐसे भी दे देंगे, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट रहेगी। और जनरल स्टडीज़ का भी पेपर रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल मतलब आप खुद से चूज़ करके उसका एग्ज़ाम देंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में लिस्ट है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरिनरी साइंस और एंथ्रोपोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्टों को रखा है। आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट कोड में, यहाँ से आपको सीरियल में दिख रहे होंगे। ये सारे आपको दे दिए, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, उसका एग्ज़ाम आपका ऑप्शनल में ले लेंगे। ठीक है भाई। आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट इसमें से ले सकते हैं, जिसमें भी आपको अच्छे से प्रोफेशनली आपको वो सब्जेक्ट आता हो, या आपको लगता है कि मैं उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप ले लो इसको। कंपलसरी सब्जेक्ट इन्होंने बता दिया, जैसे कि इंग्लिश वाला सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा, हिंदी, जनरल स्टडी, ये तीनों कंपलसरी रहेंगे, ये तो हमने ऊपर ही आपको बता दिया अभी। तीनों को भाई सारे सेक्शन को आपको 3 3 घंटे में करना है, 12 घंटे में एग्जाम होगा। कैंडिडेट अपना आंसर हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट इन लैंग्वेज, लैंग्वेज से जुड़े हुए सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे पेपर को वो हिंदी इंग्लिश में से किसी एक में कर सकता है या कर सकती है। कैंडिडेट अपने आप को उसने पहले ही ये ऑप्ट कर लेना है कि वो किस में देना है उसको एग्ज़ाम। ठीक है भाई। आपको रिटर्न पेपर के अंदर करना है क्या होगा, 45% मार्क्स लाने जरूरी रहेंगे एंड स्कोर अ मिनिमम 33% मार्क्स इन हिंदी, इन ईच हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको अलग अलग से 33% मार्क्स लाने होंगे, जिसके बिहाफ पर ही आप लोग यहाँ पर ये तो क्वालिफाइंग वाले एग्जाम हो गए। उसके बाद जो बाकी दो पेपर हैं उन दोनों को मिला के 45% जो लाएगा वही वाइवा वाइज और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट जैसी चीज़ों में जा रहा होगा। मेरिट लिस्ट ये बना देंगे आपकी मेंस के एग्ज़ाम और पर्सनैलिटी एग्ज़ाम के बेस पर, जो कि 675 नंबर का हो जाएगा सारा मिला के। क्योंकि आप मेंस के मार्क्स को जोड़ें तो आपने देखा होगा कि 600 नंबर का तो वही हो गया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और ऊपर दिखा देता हूँ, इसमें वही मार्क्स था, यानी थोड़ा करेक्शन, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। देखिए 600 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है भाई। और 75 नंबर, 75 नंबर किसको लाने होंगे, 75 नंबर इंटरव्यू के रहेंगे या पर्सनैलिटी टेस्ट के रहेंगे। इसके बेस पर आपका फाइनल मेरिट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। कैंडिडेट अपना कैलकुलेटर लेकर जा सकता है हॉल में, एग्जाम हॉल में, मेंस रिटन एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन होंगी बड़े लेवल की, इस वजह से। हाँ, लेकिन वो प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो तो आप ले जा सकते हैं उसको, मतलब एक नॉर्मल कैलकुलेटर का ही काम कर रहा हो और कुछ ना कर रहा हो। अब ये जो 75 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि 121 वैकेंसियाँ थी, तो यानी 363 लोगों को ये आपके वेवा वॉइस लेने वाले हैं, यानी पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे। 363 रहेंगे, उससे एक भी ऊपर नहीं लेंगे इन्होंने, डायरेक्ट थर्ड टाइम बोल दिया इन्होंने।
क्या होगा इंटरव्यू में, आप सभी लोग यहाँ से देख लेना। for that particular service and not for any other service, no change in the preference for। आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं, आपको कौन सा पोस्ट चाहिए। अगर आप प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो भी पोस्ट पे अप्लाई किया वही आपको ये पोस्ट दे देंगे। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड आप यहाँ से पॉइंट रीड करना। एलिजिबिलिटी ये है कि भारत का कोई भी लोग भारत में जो भी रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया में कहीं भी, इंडिया भारत ही है, कहीं भी रह रहे हो। दूसरा नेपाल, अगर आप दूसरे राज्य में दूसरे देश में रह रहे हैं, भूटान या इन जगहों में रह रहे हैं, तो आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आप इंडिया में परमानेंटली सेटल है, जो कि 1/1/1962 वाले डेट के हिसाब से। इस डेट से पहले जो लोग या इस डेट पर जो लोग भी सेटल हो गए हैं दूसरे देशों से भारत में, आप सभी लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान, बुर्मा और श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा जैसी जगहों के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट को मत भूलना, ये वाला जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एज लिमिट में ये है कि डीएसपी के पोस्ट को छोड़ दें अगर, शुड नॉट बी लेस देन 18। 18 से कम ना हो किसी की एज, और 42 से ज़्यादा ना हो बाकी सारे पोस्टों पर। सेम आपका पहला दिन जो था इस साल का 2023 का, उसके हिसाब से आप देख लेना अपना एज। फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी या कैंडिडेट, यानी आपका जो डेप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, ये पोस्ट बढ़ाई है भाई काफ़ी। 6 लोगों को लेंगे पूरे राज्य में, आप देख लो आपको सिलेक्शन चाहिए या नहीं। आप खुद ही देख लो, अब पूरे राज्य में 6 लोगों को ले रहे हैं सिर्फ। A candidate should not be less than 18 years and not more than 18 से 27 के बीच वाले लोग डीएसपी के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी डीएसपी का जो पोस्ट है ना, वो ज़्यादा अपर एज वाले लोगों को नहीं ले रहे, इसमें 27 मैक्सिमम रख दिया इन्होंने। मिनिमम तो सबका सेम ही है। स्टेट गवर्नमेंट आपका रिलैक्सेशन देगी एज में, तो यानी ये आपके हरियाणा के ही निवासियों को, जो रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं उन्हीं को देने वाली है भाई, और किसी को नहीं देगी, दूसरे राज्य वालों को। दूसरे राज्य वाले यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरने वाले हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो डीएसपी के लिए होगा। इसके अंदर हाइट आपकी चाहिए होगी 170.18 सेंटीमीटर की, मेल में। फीमेल में 157.50 सीएम सेंटीमीटर हो गया। चेस्ट का बता रहे हैं कि 83.82 सेंटीमीटर रहेगा। एक्सपेंड करके इसमें 5 सेंटीमीटर, इसमें गैप कितना आ रहा है देखें तो 83, 87, ये ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर का गैप आपका एक्सपेंशन के साथ मांग रहे हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर का भी नहीं है, उससे भी कम है। हमने जब देखा है ना एसएससी के, अगर दूसरे एग्जाम में देखा है, एसएससी के बहुत से जो एग्जाम होते हैं पुलिस के या जीडी के, वहाँ पे 5 5 सेंटीमीटर मांगते हैं भाई। यहाँ तो आप देख लो, आपको 4 सेंटीमीटर भी नहीं मांगा एक्सपेंशन का। हाँ, ईएसएम का क्या बोल रहे थे, ईएसएम के लिए आपका कुछ जानकारी दी है इन्होंने। वो लोग, ईएसएम मीन्स वो पर्सन जो कि सर्व्ड हुआ है किसी रैंक पे, वेदर एज अ कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट इन द रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मैंने हर बार यही कहा है, जो भी फोर्सेज में लोग होते हैं ना, नेवी, आर्मी, और इसमें किसी रैंक पर गए हों या वहाँ पर काम करके अब वो आ रहे हैं इधर, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग कर रहा है अपना देख लेना यहाँ पे। 10th का मार्कशीट दिखाना अपने एज प्रूफ में, यही बोल रहे हैं हर जगह 10th का मार्कशीट ले लेते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोल रहे हैं 21/12/2023 को डेट जो क्लोज हो रही है ना, तब तक जो भी कैंडिडेट बैचलर डिग्री कर चुका है इन आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, और एन इक्वेलेंट डिग्री कर चुका है किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। सारे डिग्री भाई, बी सी ए, बी एस सी, बी कॉम, बी बी ए, और
कोई सा भी, और आपका जो भी डिग्री है बैचलर में, आप सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे। हाँ बस ये याद रखना आपके डॉक्यूमेंट इस डेट से पहले आपके पास हो। ऑनलाइन पेमेंट रहेगा इसमें, ऑनलाइन पेमेंट है आपसे ले रहे हैं। मेल कैंडिडेट जो भी जनरल से हैं उनसे, जनरल कैटेगरी में 1000 रुपये लेंगे। बैकवर्ड कास्ट वालों से भी 1000 रुपये लेने हैं। मेल कैंडिडेट फॉर जनरल से और ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट। देखिए यही पॉइंट मैं ढूंढ रहा था, ये मिला नहीं मेरे को, यहाँ मिल गया अदर स्टेट करके लिखा हुआ। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि पूरे देश भर के लोग इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। 1000 रुपये ये फॉर्म का पैसा रहेगा, यहाँ पे रुपये रहेगा, पैसा नहीं होगा। सारे महिलाएं जितने भी फॉर्म भर रहे हैं वो 200-250 रुपये पे करेंगे, चाहे वो पूरे इंडिया में कहीं से भी हैं। हाँ जो रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं सेम राज्य में, वो 250 पे करेंगे, डिसेबिलिटी वालों से पैसा नहीं लेंगे, ठीक है भाई। अप्लाई के लिए तो सिंपल है भाई, HPSC पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी यूज़ करना, अपना नाम जेंडर डालना, अपना फादर का नाम डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, ये कुछ जानकारियाँ डालना। उसके बाद अपना OTP से वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद उसके बाद आप जो है यहाँ से फॉर्म भरने की तरफ बढ़ जाना, जिसके अंदर जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको फॉर्म भरने के अंदर क्या करना होगा, आपको वहाँ से सिलेक्ट करना होगा आप कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। आपको सारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ़ोटो साइन फीस पेमेंट करके सबमिट और प्रिंट फॉर्म का। इतना आप करते हैं तो आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कुछ है तो आप इसमें नोटिस में पीछे आपका गया था वहाँ चेक करना। जो लोग प्रेफरेंस नहीं देंगे और जिस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उनको वही मिलेगा, ठीक है भाई, फिर उनका चेंज नहीं हो सकता है। जो लोग अभी करेंटली काम कर रहे हैं ना किसी भी सरकारी विभाग में या प्राइवेट में भी, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वहाँ के जो भी मैनेजर होंगे या जो भी बड़े पोस्ट पर होंगे जो जिनके जिनके वहाँ पे साइन वैलिड चलते हो, उनसे ज़रूर ये चीज़ वेरीफाई कराना अपने अपने एक NOC को, जो ये क्लियर करेगा कि वहाँ वहाँ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है कि आप इस जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये हो जाता है भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ऐसा सर्टिफिकेट। पब्लिक सेक्टर वाले सभी लोग, सभी के लिए बोला इन्होंने, देखिए डिसेबिलिटी वालों के लिए, अगर उनको डिसेबिलिटी वाले हरियाणा के डिसेबिलिटी वाले रहेंगे, याद रखना। आपको स्क्राइब के लिए बोला है, आप खुद से अरेंज कर सकते हैं स्क्राइब को और अपना एग्ज़ाम करवा सकते हैं उससे। किसी दूसरे कैंडिडेट से भी लोग भाई देख लीजिए, दूसरे लोगों से भी लोग एग्ज़ाम करवा सकते हैं आज के समय पे, लेकिन अगर वो डिसेबिलिटी में है तभी। उसकी कंडीशंस हैं वो आप रीड करना है यहाँ से। इसके लिए आपको पहले ही फॉर्म में बताना पड़ता है। स्क्राइब जो आपका एग्ज़ाम करेगा ना, वो ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के ले आए किसी को भी एग्ज़ाम करवा रहे हैं। उसके लिए भी क्वालिफिकेशन रखी है, सारा पढ़ लेना इसको पहले। ये आपके पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, सारे जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ लेना। तो ये नोटिफिकेशन हमारा हो चुका है। HPSC एक सरकारी कमीशन है पूरे हरियाणा राज्य के लिए, जो कि पब्लिक को दिए जाने वाले सर्विस जो होते हैं सरकारी, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से,
हाँ, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्विस रहेंगे हरियाणा राज्य के लोगों के लिए स्पेशली, तो वो उनका रिक्रूटमेंट यही कराएगा एचपीएससी। हरियाणा किसी को नहीं पता तो बता दूं, हरियाणा एक नाम की जगह है भारत में। भारत में एक राज्य है हरियाणा, वहाँ पर ये जॉब है। सिलेबस का मैंने आपको बता दिया। अभी इसमें डिटेल्ड सिलेबस आपने नहीं देखा होगा, यहाँ पे था भी नहीं। इन्होंने ये बोला है कि एग्ज़ाम आते आते आपको सिलेबस मिल रहा होगा, यानी कि आपको मिड दिसंबर तक प्री का सिलेबस मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिए प्री का एग्ज़ाम भी फेबररी में है, फेबररी में है, तो आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहेगा वो तभी तक आपको दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे मेंस का और ऐसे करके आपका सिलेबस मिल जाएगा आपको। तो आप समझ गए होंगे सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी सही बताया मैंने, सारा कुछ बताया है आपको। अभी किसी को ना समझ आया हो कुछ बताओ कमेंट में। दूसरा, इस जानकारी को लोगों तक, दूसरे लोगों तक फैला दीजिए पूरे देश में, इंडिया में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर पोस्टें मामूली नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट है, सरकारी जॉब है। सैलरी का इसमें मैंने देखा कि सैलरी का इन्होंने नहीं दिया, तो वो तो मैं समझ रहा हूँ कि सैलरी का इन्होंने नहीं दिया है, तो हो सकता है सैलरी का बाद में बताया जाए। आप चेक कर लेना कि प्रीवियस ईयर कैसा रहा है इनका, जो भी सैलरी है वहाँ से आप इस जानकारी को ले सकते हैं। हरियाणा हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, मेघालय, मणिपुर, किसी भी जगह में इंडिया में आप सभी लोग एलिजिबल हैं इस पर। चलिए मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।